नमस्कार साथियों, स्वागत है एक ही पाठशाला में। आज है 22 जनवरी। हम यहाँ करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं। ये तीनों राज्य स्थापना दिवस एक ही दिन मनाते हैं, वो दिन है 21 जनवरी को। 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 से ये तीनों अब पूर्ण रूप से राज्य के अस्तित्व में आया। इससे पहले ऐसा नहीं कि ये हिस्सा इंडिया का पार्ट नहीं था, ये हिस्सा इंडिया का पार्ट था, पर ये पूर्ण रूप से राज्य नहीं था। जैसे कि मेघालय असम राज्य का हिस्सा था, त्रिपुरा और मणिपुर ये दो अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। एक बार हम मैप में समझेंगे कि ये मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय नॉर्थ ईस्ट की केस कहाँ कहाँ है। तो ये आप मैप देख सकते हैं, इसमें ये अपना असम है। असम के ही ये निचले हिस्सा जो है यहाँ पर मेघालय है। इसलिए मैं बताया कि मेघालय जो था पहले असम का ही हिस्सा था, लेकिन 21 जनवरी 1972 के बाद से असम एक पूर्ण रूप से राज्य बन गया। और मेघालय और मणिपुर, मेघालय देख लिया, मणिपुर, त्रिपुरा, ये है मणिपुर और यहाँ है त्रिपुरा। ये दोनों दोनों पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 21 जनवरी 1972 के बाद से ये दोनों भी पूर्ण रूप से राज्य बन गया। तो ये आपको जानकारी जरूरी है। नेक्स्ट है कि अभी जो है एक बुक रिलीज किया गया है राम जन्मभूमि मूवमेंट को लेके, उस अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। उस बुक का नाम क्या है? तो ये जो बुक है वो बुक राधा कृष्णन जी के द्वारा रिलीज किया गया है। इस बुक का नाम है चैलेंज ऑफ एब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ये अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि जो चुनौती और उसके रिस्पॉन्स हैं, उस ये उसका नाम है। तो अभी इसके जो ऑथर है, मतलब लेखक हैं, ये लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ये फॉर्मर सेक्रेटरी, मतलब पहले भारत सरकार के सेक्रेटरी रह चुके हैं, श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी। श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी जी ने राम जन्मभूमि मूवमेंट के ऊपर एक किताब लिखी है, जिस किताब का अनावरण वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। उस किताब का नाम है चैलेंज ऑफ एम्ब्रेसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, अभी नहीं, ये पहले ही लॉन्च किया गया है। तो आपको ये बताना है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो है भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेशन। स्टेशन शब्द सुनते ही ट्रेन का ख्याल आता है, और ये अपने इंडियन रेलवे का स्कीम है। इंडियन रेलवे की स्कीम वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिला है। वोकल फॉर लोकल के ही अंतर्गत विजन के ही ये एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी रिसेंटली जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 हुआ है, या अभी कुछ हो रहा है, तो ये कहाँ हुआ है? तो इसके जो सिंपल सा आंसर है, ये दावोस में हुआ है। दावोस स्विट्जरलैंड का एक एरिया है, स्विट्जरलैंड की एक शहर है दावोस, स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है। अब मैप पे भी देखेंगे कि स्विट्जरलैंड कहाँ पर है। तो देखिए मैप जो है, स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। ये आपको मैप में यूरोप का कंट्री दिखाया गया है। इस यूरोप में जो स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस और यहाँ इटली देख सकते हैं, इस दोनों के बीच का जो ये हिस्सा है, ये इस दोनों से सटा हुआ, ये ही स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है, यहाँ पर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल साउथ का वो कौन सा नेशन है, कौन सा राष्ट्र है जो फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट को होस्ट करने जा रहा है 2026 में। तो अपना इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर भी माना जाता है। तो अपना इंडिया दो ही फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट हेल्ड करने वाला है, जो होस्ट करने वाला है, जो ग्लोबल साउथ का पहला नेशन होगा। ये कब होने वाला है? तो 16 से 20 फरवरी के होने वाला है। इंडिया में न्यू दिल्ली शहर में होने वाला है, भारत मंडपम में होने वाला जा रहा है। इसी के बारे में आप देख सकते हैं, आपको इमेज में भी एक दिखाया गया है। ये भारत मंडपम का इमेज है। भारत मंडपम जहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्प्रेसिव पहल है। नेक्स्ट है कि अभी जो है रिसेंटली हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? तो देखिए अभी
इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट को लेके इंडिया में काफ़ी मूवमेंट भी हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अरावली हिल्स को लेके, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेके चर्चा रही है। तो उसी की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुंभर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अरावली माउंटेन्स रेंज का ही हिस्सा है। इसी को लेके इसको ही अभी वर्ल्ड इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा। अब अरावली माउंटेन्स जो है अभी चर्चा में रही है, अभी बताइए क्यों चर्चा में रही है। साथ ही साथ अब हमें कमेंट में ये बताइए कि अरावली माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब किस किस राज्य में ये फैला हुआ है। देखिए, अब जो ये मिनिस्ट्री की बात हुई है तो वहाँ के मंत्री कौन है, अभी वो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बुक, ये भी बुक से संबंधित है, बुक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। हर बुक को, हर छोटी चीज़ बातें को, किसने उसको लिखा है और किसने उसका विमोचन किया है, जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो बुक है एज ऑफ इनलाइटमेंट, महात्मा गांधी विजन, इस बुक का लेखक कौन है। अगेन, इस बुक का भी अनावरण वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है, पर इस बुक का लेखक कौन है। तो देखिए, इस बुक का जो लेखक है प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल हैं। इस बुक को सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा रिलीज किया गया है। ये बुक महात्मा गांधी के विजन को ऊपर बेस्ड है। तो इस बुक के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, आपको इमेज दिखाया जा रहा है कि इस इमेज में ये अपने वाइस प्रेसिडेंट जी बुक का अनावरण किए जा रहे हैं। ये माधव देसाई लाइब्रेरी का एक्सटेंशन प्रोग्राम था, उसी में इस बुक का भी अनावरण हुआ है। बुक और बुक के लेखक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में स्कॉच अवार्ड 2025 सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन में किसने जीता है। तो ये अपने देश के CDOT, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसने इन्हें ये अवार्ड जीता है। अब ये अवार्ड जो है किसे दिया जाता है और CDOTs को क्यों मिला है। तो देखिए, द स्कॉच अवार्ड जो है गिवन किया जाता है इंडिविजुअल या प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशन को जो आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे तरह से काम करता है गवर्नमेंट्स को इम्प्रूव करने में, डेवलपमेंट में, या फिर एक्सेलेंस करता है सेक्टर फाइनेंस में, टेक्निकल में, हेल्थ में, एजुकेशन में। इस चीज़ के लिए स्कॉच अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अब जो है CDOT, दैट मीन्स कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसका क्या अचीवमेंट रहा है, इसे क्यों दिया गया है। तो CDOT जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो अंडर काम करता है डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसका जो है योगदान बहुत सारे आपदा प्रबंधन में भी, कम्युनिकेशन में हुआ है। इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अभी देखिए, इंडियन नेवी से संबंधित एक न्यूज़ है कि इंडियन नेवी का एक शिप है जो 10 महीनों के लिए ट्रांस ओशियन, मतलब एक समुद्र से दूसरे समुद्र में ओशियनिक एक्सपीडिशन के लिए बोग्यास ऑफ लोग्यान 26 के लिए जाने वाला है। उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है INS सुदर्शनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडियन नेवी से संबंधित। INS सुदर्शनी इंडिया की एक नेवल शिप है जो 10 महीने के लिए एक ओशन से दूसरे ओशन के, मतलब वर्ल्ड टूर पे ये जाने वाला है। अब नेक्स्ट है कि वर्ल्ड में वो पहला पर्सन कौन है जो स्पेस में जाके मैराथन किया है। अभी हाल ही में इनके बारे में न्यूज़ आया है कि ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं। इनका नाम है सुनीता विलियम्स। ये इंडियन ओरिजिन की महिलाएं हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। ये नासा में काम करती थी। 27 साल की सर्विस के बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। अब ये नासा से रिटायर हो चुकी हैं। इनका जो है अचीवमेंट है कि पहली बार ये कब स्पेस में गई हैं और आखिरी, ये दो इम्पोर्टेंट बनता है। तो फर्स्ट टाइम ये 2006 में स्पेस में गई थी, और उसके बाद अभी रिसेंटली 2024-25 के मिशन में गई थी। जिस मिशन में जाने के लिए जो बोइंग का वो हुआ था, स्टारलाइनर यूज़ किया गया था, और उनको वापस लाने के लिए स्पेसएक्स क्रू 9 स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, क्योंकि जिस स्पेस क्राफ्ट से ये गए थे वो खराब हो चुकी थी, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई था, और इस वजह से उन्हें काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक स्पेस में रहना पड़ा। इनके साथ ही कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, आप हमें उनका नाम कमेंट में बताइए कि कौन कौन से और साइंटिस्ट हैं जो सुनीता विलियम्स के साथ स्पेस में अभी रुक गए थे 2024-25 की जो मिशन था उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी जो है यूमेक्स एंड सिमटेक्स 2026
ओपन हुआ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, एक एग्जीबिशन है, ये शुरू हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है और साथ ही हम समझेंगे कि यूमेक्स एंड सिमटेक्स क्या है। तो देखिए, ये सबसे पहले इसका जो सवाल है उसका आंसर है कि अबू धाबी में ये शुरू हुआ है। अब अबू धाबी में शुरू हुआ है। अब यूमेक्स क्या है और सिमटेक्स क्या है। यूमेक्स जो है अनमैन्ड सिस्टम्स एग्जीबिशन है। मीन्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इसमें जो भी मशीन है, टेक्नोलॉजी है, उसमें इंसान नहीं रहेगा। जैसे कि आपको एक एयरक्राफ्ट के रूप में दिखाएगा इमेज में, इसमें देखने के लिए कि आपको ड्राइवर के लिए कोई सीट नहीं है, पर ये उड़ेगा। मीन्स बाहर से ही इसे कंट्रोल किया जाएगा। मीन्स टोटली टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स के ऊपर। सिमटेक्स का भी है, सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन है, चूँकि अभी भी बताया कि एक एग्जीबिशन है, एक प्रदर्शनी है। यहाँ पे वर्ल्ड के टेक्निकल टीम्स आके, कंपनी आके अपनी अपनी एग्जीबिशन देंगे, अपने अपने रोबोटिक्स के बारे में बताएंगे, शोकेस होगा, जहाँ से उनको क्या अचीवमेंट हुई, फिर इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सके, कैसे इसको ह्यूमन के रूप लिए उपयोगी बनाया जा सके, क्या ज़रूरी है, इसके बारे में शोकेस होगा, डिस्कशन होगा। साथ ही साथ इस पे कोडिंग, क्योंकि अब ये चूँकि ऑटोमेटेड सिस्टम पे चलने वाला है, तो इसके लिए जो कोडिंग स्किल्स है, उसके चैलेंजेस हैं, ये सब पे भी डिस्कशन होगा। इसे कैसे सिक्योरिटी में, डिफेंस में लाया जाए, इसे कैसे सिविल्स और कमर्शियल में यूज हो सके, इस सारी चीज़ों का एक प्रदर्शनी अभी शुरू किया गया है अबू धाबी में। तो ये थे आज के इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे कल एक नए न्यूज़ के साथ। सारे न्यूज़ का एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके स्टैटिक्स क्वेश्चन को समझेंगे। तब तक के लिए बाय।